दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया है? ऑप्शन है यूएसए, चीन, यूके या भारत। तो सही उत्तर चीन, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चीन है, चीन को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया है। और आप जान लीजिए यूएसए, यूके और भारत वर्तमान में लोकतंत्र द्वारा शासित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, जिसमें सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवायोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही उत्तर 14 वर्ष से कम आयु के। याद रखिएगा, बाल श्रम प्रतिबंध और संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवायोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसका कथन है कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये कथन महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाग 8, ऑप्शन सी। आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, भाग 6 राज्य, भाग 7 जो है निरसित हो गया है और भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो मीडिया आप जान लीजिए कि मीडिया ये भारत सरकार का अंग नहीं है। मीडिया लोकतंत्र के 4 स्तंभों में है, लेकिन सरकार के 3 विशिष्ट अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए, ऐतिहासिक रूसी क्रांति का आरंभ 1917 में हुआ था। और कहाँ से? ये रूस के तत्कालीन शहर पेट्रोगार्ड, जिसका नाम वर्तमान में पीटर्सबर्ग है, यहाँ से हुआ था। अगला प्रश्न है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग। माओ जिनको शॉर्ट में कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना लंबे संघर्ष के बाद 1 अक्टूबर 1949 को हुई और उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग थे, जिन्हें आधुनिक चीन का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सही है, समता और समावेशन सही है, धार्मिकता और भावुकता सही नहीं है, सहभागिता और विधि का शासन सही है। तो याद रखिएगा, सुशासन या गुड गवर्नेंस के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर कोठारी समिति, ऑप्शन डी। दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में किया था और इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? आपको बताना है। सीनेट की सहमति से, अपने विवेकानुसार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर सीनेट की सहमति से, ऑप्शन ए।
दोस्तों याद रखिएगा कि यूएसए में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सलाह और सहमति से करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो ये लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, ये नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, ये नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुरक्षित करती है और साथ ही अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, क्योंकि राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है जो उसे उसके समय पूर्व कोई अपदस्थ नहीं कर सकता है। उसे संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर महाभियोग की कठिन प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? धनिक तंत्र, अल्पतंत्र, एक तंत्र या राजतंत्र में? तो सही उत्तर है अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कौन सा तंत्र है, ये है किसी तंत्र में कुछ लोगों द्वारा अधिक लोगों पर शासन करने की प्रणाली अल्पतंत्र या ओलिगार्की कहलाती है। ये कुछ लोग किसी परिवार, कुलीन वर्ग, धनी वर्ग या धार्मिक आदि हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है 15, ऑप्शन बी। दोस्तों इंटरनेशनल न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था आपको बताना है। तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे और इनको वर्ष 1954 की भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकार किसकी एजेंसी है? संप्रभु की, समाज की, राज्य की या राजनीतिक दल की? तो याद रखिएगा सरकार जो है ये राज्य की प्रमुख एजेंसी है। राज्य की जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बेहतरी के लिए सरकार कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राज्य के अधीन क्या है आपको बताना है। केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों, न बाह्य न ही आंतरिक संप्रभुता। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्य के अधीन आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता का आशय आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता के द्वारा? तो सही उत्तर स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता थे? जॉन एफ कैनेडी, जेराल्ड आर फंड, रिचर्ड निक्सन या रोनाल्ड रीगन? तो सही उत्तर रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1981 से 1989 तक था और राजनीतिक जीवन आरंभ करने से पूर्व रोनाल्ड रीगन हॉलीवुड अभिनेता रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल रहित या दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसमें भारतीय विचारकों के नाम दिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता? तो उत्तर आपका हो जाएगा समाजवाद। ये भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता, लेकिन सांप्रदायवाद, प्रादेशिकता और जातीयता ये भारत के लिए या भारत के एकीकरण के लिए चुनौती है।
अगला प्रश्न है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसीलिए गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, लोगों की सहमति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है, कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति या लोगों के नेता की सहमति। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, लोगों की सहमति का अर्थ अधिकांश लोगों की सहमति होता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रारूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है। यूएसए, कनाडा, भारत या फ्रांस। तो याद रखिएगा, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक प्रणाली वाला जो है ये फ्रांस है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो सही उत्तर राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी। सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये एक पॉलिटिकल राइट है, राइट टू सार्वजनिक पद या जो हमारा लोक पद होता है ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत या स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कैसे, आप जान लीजिए, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का जो प्रारूप है या उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है। प्लेटो, हीगल, बर्कले या ग्रीन को। तो सही उत्तर है प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, आपको बताना है। ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी या लैटिन। तो सही उत्तर डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। तो इस तरह से डेमोक्रेसी की उत्पत्ति के आधार पर इसका मूल अर्थ होता है लोगों का शासन। अगला प्रश्न है, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है। तो एक तंत्र या ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है पूर्ण शक्ति तथा निरंकुशता के साथ एक व्यक्ति द्वारा शासन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन ये एक तंत्र का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, आपको बताना है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर है भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की गई है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, संसद जो है लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स या प्लेटो ने। तो सही उत्तर मैकियावेली। देखिए दोस्तों, राज्य या स्टेट शब्द का वर्तमान संदर्भों में पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है। परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस या यूएनओ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थायी संस्था यहाँ पर परिवार है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है और अरस्तु का ही कहना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो सही उत्तर इंग्लैंड की देन सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है। फेबियनवाद, साम्यवाद, उदारवाद या व्यष्टिवाद।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दोस्तों ये साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में क्या सही है। राज्य एक व्यवस्था है, राज्य एक तंत्र है, राज्य एक वर्ग संस्था है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर राज्य के मार्क्सवादी विचार के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य एक वर्ग संस्था है, क्योंकि राज्य हमेशा उस वर्ग के हितों को पूरा करने का प्रयत्न करता है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। अगला प्रश्न है सीटीबीटी व्यक्त करता है क्या। तो सीटीबीटी शस्त्र नियंत्रण उपाय को व्यक्त करता है और ये जो है मुख्य रूप से नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है, और ये विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए लाई गई संधि है, जिसको सितंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था, लेकिन अभी तक ये प्रभावी नहीं हो सकी है। अगला प्रश्न है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। ह्यूम, हेगल, कांट या रूसो ने। तो सही उत्तर रूसो ने। दोस्तों जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन रूसो ने किया था। उन्होंने अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि सर्वोपरि सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। अगला प्रश्न है किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है, आपको बताना है। एक दलीय राज्य, द्विदलीय राज्य, बहुदल राज्य या दो और बहुदल राज्य में। तो सही उत्तर है सबसे अधिक स्वेच्छाचारी शासन की संभावना एक दलीय राज्य में है, क्योंकि यदि शासक उत्तरदायी नहीं है तो स्वेच्छाचारी शासन संभव है। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, आपको बताना है। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत। तो सही उत्तर ग्राम सभा ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है और ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय अर्थव्यवस्था, सशक्त सैन्य बल या व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट किस प्रशासनिक व्यवस्था की देन है। अमेरिका, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन। तो सही उत्तर है दोस्तों ये जो है ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली की देन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है। अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक असमानताएं या सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जब भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था। ऑप्शन है निकिता ख्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या मिखाइल गोर्बाचोव। तो सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर 1971 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन बी लियोनिड ब्रेजनेव आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में। तो सही उत्तर प्राचीन यूनान में। दोस्तों मतपत्रों का प्रयोग सबसे पहले रोम में 139 ईसा पूर्व में किया गया, परंतु इससे पूर्व यूनान के नागरिक मतपत्रों के रूप में टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। देखिए तानाशाही, उपयोगितावाद, प्रजातंत्र या सर्वसत्तावाद। तो याद रखिएगा फासिज्म का विश्वास दोस्तों तानाशाही सिद्धांत को लागू करने में है,
क्योंकि फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा अमानुषिक और बर्बरतापूर्ण थी। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर, फांसीवाद की उत्पत्ति इटली के मुसोलिनी द्वारा हुई थी। दोस्तों, फांसीवाद या फासिज्म इटली में मुसोलिनी द्वारा संगठित राजनीतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है, आपको बताना है। ऑप्शन है संघीय गणराज्य, संवैधानिक राजशाही, साम्यवादी या सैन्य तानाशाही। तो सही उत्तर संवैधानिक राजशाही, ऑप्शन बी। भूटान का राज प्रमुख राजा यानी द्रुक ग्याल्पो होता है और ये पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान की संसद द्वारा नियंत्रित है। अगला प्रश्न है कि सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्शल लॉ, ऑप्शन सी। दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में लेती है, तब सेना के जो नियम लागू होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो उत्तर है 1986 में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक या सजाती? तो सही उत्तर युक्तिपरक निर्णय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। युक्तिपरक निर्णय समझदारी या तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है और युक्तिपरक निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1993 यानी 1993 में। अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? तो सही उत्तर क्रीमी लेयर आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित है और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस राधाकृष्णन? तो सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई। सबसे पहले ये पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमण को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो उत्तर है बिहार में 1967 से 1971 में। दोस्तों, याद रखिएगा, 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन इस दौरान हुआ था बिहार में। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था वो कौन थे? तो सही उत्तर नारायण देसाई। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक यानी वार रेजिस्टेंट इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिसमें 40 से अधिक देश संबद्ध हैं। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है और इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को 1988 से 1991 में नियुक्त किया गया था। अगला है, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये सम्मेलन कब आरंभ किया गया था? तो उत्तर है वर्ष 2003 में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत क्या नहीं था? पूर्वी और उत्तरी प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, पूर्ण स्वतंत्रता या श्रीलंका की अखंडता? तो सही उत्तर पूर्ण स्वतंत्रता भारत के श्रीलंका के समझौते के अंतर्गत शामिल नहीं था। भारत श्रीलंका समझौता 1987 यानी 1987 में श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात की गई थी। तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या इटली? तो सही उत्तर है ये स्वीडन, ऑप्शन ए। स्वीडन ने अक्टूबर 2014 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा सन किस में या किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? आपको बताना है 1975, 1976, 1977 या 1972। तो सही उत्तर 1975, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर उल्फा उग्रवादी संगठन असम से संबंधित है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। अगला प्रश्न है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, जोंगखा या खमेर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जोंगखा। याद रखिएगा दोस्तों, जोंगखा भूटान में बोले जाने वाली राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, किस देश में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या मालदीव में? तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं, कितनी? तो इसमें 14 पट्टियां शामिल हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की 14 पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं। अगला प्रश्न, और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के विविध प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वो किस देश की अधिकृत भाषा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफ़गानिस्तान? तो सही उत्तर अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, दरी भाषा जो फारसी भाषा का एक प्रकार है ये अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, ये अफ़गानिस्तान की अधिकृत भाषा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विविध प्रश्नों के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान विषय और नागरिक शास्त्र से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।